Hello everyone, as you know I'm Dr. Atya as Ayurvedic physician. So today we are going to discuss a disease which is form of arthritis and it is called gout. गाउट के बारे में आज हम बात करेंगे। गाउट को एक जॉइंट प्रॉब्लम के नाम से भी जाना जाता है, जॉइंट पेन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर इसकी बात करें तो आयुर्वेदा में इसे हम वात प्रदान त्रिदोष व्याधि के नाम से जानते हैं और इसमें बेसिकली हमारी रक्त धातु दूष्य होती है। तो देखिए जो गाउट की जैसी जो समस्या है, अगर हम एशियन टाइम्स की बात करें यानी कि पुराने समय की बात करें तो ये बेसिकली राजाओं महाराजाओं को ये प्रॉब्लम होती थी बिकॉज दे डिडंट डू एनी फिजिकल वर्क एज पर डाइट। उनका प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं हो पाता था डाइट के अकॉर्डिंगली। और भी कई ऐसे रीजंस है गाउट के हमारे जो गाउट के कॉजेज है ये मे बी ड्यू टू हाई प्रोटीन डाइट लेने के कारण भी होता है और सम एल्कोहल कंजम्पशन, बियर कंजम्पशन, रेड मीट जो ज़्यादा खाते हैं, बीफ ज़्यादा लेते हैं या प्रिजर्वेटिव्स फूड्स ज़्यादा लेते हैं और ज़्यादा जो स्वीट फूड ज़्यादा लाइक करते हैं, उनकी कंडीशंस पे गाउट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहती है यानी कि यूरिक एसिड का लेवल हायर रेंज में आना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यूरिक एसिड यानी कि गाउट के बारे में कि यूरिक एसिड के ऐसे क्या बढ़ने के सिम्टम्स हैं, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, उनकी हमें प्रिवेंशन कैसे करनी चाहिए और उसका हमारा ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है। तो इस चीज को सुनने के लिए आप अपनी वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गाउट के बारे में कि एग्जैक्टली गाउट है क्या, व्हाट इज गाउट यानी कि यूरिक एसिड है क्या। एज वी सेड गाउट इज अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, कि इसे हम आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट की प्रॉब्लम माना जाता है। तो देखिए इस कंडीशंस में होता क्या गाउट में कि हमारे जो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हायर रेंज में आना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड का लेवल हायर हो जाता है यानी कि राइज कर जाता है तो तब हम इसे गाउट के फॉर्म में ओरिजिनेट करते हैं यानी कि इसको हम डिक्लेयर करते हैं कि इट इज अ गाउट। और गाउट को डायग्नोज भी कैसे करना उस चीज के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए सबसे पहले जो ब्लड में हमारे गाउट का यानी कि यूरिक एसिड का लेवल हायर होना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशंस में हमारे वहां पे जॉइंट में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लेट बी सपोज ये हमारा जॉइंट है, ये जॉइंट्स हमारा इजीली मूव कर रहा है, राइट। अब इन दोनों जॉइंट्स के मिड में यहाँ पे जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसे कि हम इजीली ग्रीस बोलते हैं कि जो मूवमेंट्स में और ग्लाइडिंग फॉर्म में इजीली उसको मूव कर रहा है। और इस दोनों जॉइंट्स के बीच में सरफेस में एक हमारे मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं जो कि वहाँ का जो सरफेस है वो काफी रफ होना शुरू हो जाता है। वो सरफेस रफ होने के कारण क्या है कि जब भी जॉइंट मूव करेगा तो वहां पे पेन होगी। पेन के साथ क्यों होगी, क्योंकि सरफेस जब रफ हो गया, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स उसकी अच्छी नहीं हो रही, उसकी रगड़ अच्छी तरह से नहीं लग पा रही, तो वहां पे पेन के साथ साथ वहां पे स्वेलिंग भी होनी शुरू हो जाती है। स्वेलिंग के साथ साथ उसका आउटर टेम्परेचर यानी कि इसका जो आउटर कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है जो कि रेडिश कलर में पता चलना शुरू हो जाता है कि ये हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो रखी हुई है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि गाउट का जो प्रॉब्लम रहता है ये बेसिकली हमारे बिग टो में रहता है यानी कि सबसे जो लास्ट टो है हमारा पैर का, पैर के अंगूठे में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा रहती है और स्टार्ट भी वहीं से ही होती है एज पर आयुर्वेदा और एज पर एलोपैथिक। दोनों के जो सिमिलर मतलब पॉइंट्स है, दोनों के थॉट्स है वो इक्वल में ही है कि दोनों का एक ही कहना है कि बेसिकली प्रॉब्लम हमारे बिग टो में ही रहती है। अब हम बात करें कि इसे हमें वात रक्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। वात रक्त के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए हमने ब्लड का बताया कि ब्लड में हमारे काफी टॉक्सिन्स इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं जिस वजह से ये हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इन सब का भी एक रीजन है कि देखिए अगर हम कॉन्टिन्यूसली कंज्यूमिंग फूड करते हैं लाइक पंजेंट फूड लेते हैं, सोर फूड्स लेते हैं, तो जिसके लेने से क्या रहता है कि हमारा जो ब्लड है वो काफी टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है यानी कि हमारे जो रक्त धातु है वो दूष्य होनी शुरू हो जाती है। रक्त धातु दूष्य होने के साथ साथ हमारी बॉडी का जब ये मेटाबॉलिक सिस्टम भी एक्यूरेट नहीं रहता तो उस कंडीशंस में हमारा वात दोष भी एग्रीवेट हो जाता है। जब वात दोष एग्रीवेट हो जाएगा तो वात दोष का एग्रीवेट होने के कारण हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम और पोर हो गया, तो उस कंडीशंस में हमें इसे एक टर्म में क्या दिया गया, वात रक्त, कि गाउट को हम वात रक्त के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि गाउट जैसी जो समस्या मैंने आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हमारे बिग टो की यानी कि पैर के थंब में। बट पैर के थंब में ही ये ज्यादा एग्रीवेट क्यों होती है, कहीं और पार्ट में क्यों नहीं होती? बट सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका जो मेनली पार्ट है वो पेरिफेरल जॉइंट्स पे ही ज्यादा अफेक्ट करती है यानी कि आपका एंकल जॉइंट भी हो सकता है, आपका रिस्ट जॉइंट भी हो सकता है, आपकी मेटाटार्सल्स भी जॉइंट्स भी हो सकते हैं। मेटाटार्सल जॉइंट्स किसको बोलते हैं?
फिंगर्स को, यानी कि जो इस तरह से मूव कर रही है उनको मेटाटार्सल जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये हमारे जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं, यानी कि शोल्डर जॉइंट्स हो गया, हिप जॉइंट्स हो गया, ये यहाँ पे अपना ओरिजिनेट नहीं करता गाउट। इस कंडीशंस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये भी हम आपके साथ अगले लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए गाउट में कंडीशंस में क्या रहता है कि हमारे बिग टो में अफेक्ट करता है, बट बिग टो में क्यों? उस कंडीशंस में क्या रहता है कि हमारा जो रक्त धातु है, रक्त है, ब्लड है, वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाता है। जब ब्लड हमारा टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी की ब्लड की सर्कुलेशंस प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जब ब्लड की सर्कुलेशंस प्रॉपर नहीं हो पाती तो हमारे जो पैर का टो है वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी का जितना यूरिक एसिड एक्सेस फॉर्म में बन रहा है तो वो वहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो वहाँ पे कलेक्ट होगा तो जो कि मैं आपको पहले बता चुकी कि कलेक्ट होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हमें सीवियर पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे स्वेलिंग के साथ साथ कई पेशेंट्स को फीवर तक भी होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स को आने शुरू हो जाते हैं। तो बट हमारी क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इज इट गाउट और नॉट? हमारा सबसे पहले कोई भी पेशेंट्स अगर हमारे साथ इस तरह की हिस्ट्रीज लेकर आता है तो हमें उसका डायग्नोज करना सबसे हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हमें उसको ये डायग्नोज करना है कि ये गाउट है कि नहीं है। इट्स मे बी ड्यू टू इन्फेक्टेड आर्थराइटिस भी हो सकता है या सेप्टिक आर्थराइटिस भी हो सकता है, किसी एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर जॉइंट्स। तो उस चीज को हमें डायग्नोज जरूर करना है कि इज इट गाउट और नॉट। और हमारा एक और गाउट आता है सीडो गाउट। सीडो गाउट्स में क्या रहता है कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स में हमारे मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, बट इन दैट कंडीशन सीडो गाउट में मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स कलेक्ट नहीं होते, इसमें कैल्शियम ऑक्सैलेट के क्रिस्टल्स कलेक्ट होते हैं। तो इस चीज को भी हमें डिस्कस करना, बट ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हम सीडो गाउट के बारे में बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं गाउट के बारे में, ओनली गाउट। तो इसमें क्या है कि अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि अगर हमें ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो हमें उस कंडीशंस पे हमें पेशेंट का सबसे पहले उसका डायग्नोज करने के लिए हमें उसके क्लिनिकल फीचर्स देखने चाहिए, जो कि पेशेंट्स ऑलरेडी बता रहे हैं कि उसको पेन है, स्वेलिंग है, सीवियर पेन हो रही है, उसके जॉइंट्स का कलर रेड हो गया है, अराउंड उसका टेम्परेचर कम हो गया है। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चेक करना चाहिए? अगर इन केस पेशेंट का यूरिक एसिड का लेवल हम टेस्ट करवाते हैं, उसका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें उसका यूरिक एसिड का लेवल बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो बट पेशेंट्स की पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहती है, उसकी वहाँ की मूवमेंट्स में, ग्लाइडिंग में, चलने फिरने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके लिए हमें एक और टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि अगर उसका हम लोगों को क्या करना है कि देखिए 24 आवर्स में उसका यूरिन कलेक्ट करना चाहिए, यानी कि पूरे दिन उसने यूरिन हार्डली 1 से 2 लीटर तक उसका यूरिन एक्सक्रीट करता है। तो उस यूरिन को भी हमें इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि जिसमें हमें पता चल जाएगी कि उस हफ्ते में उसकी बॉडी में से यूरिक एसिड का लेवल कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ। बिकॉज ऐसी कंडीशन पे जब हमारे यूरिक एसिड के लेवल में कुछ भी नहीं आता, रेंज बिल्कुल नॉर्मल आती है, बट पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा पेन रहती है, तो उस कंडीशंस पे यूरिक एसिड बॉडी में हमारे फ्लक्चुएट करता है। तो उस फ्लक्चुएशंस की रीडिंग को एग्जैक्ट फॉर्म में लेने के लिए हमें यूरिन का टेस्ट करवाना चाहिए ओवरऑल वीकली। इसके अलावा हमें एक और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर उसके जॉइंट्स में, यानी कि ये जो जॉइंट्स था, जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड था, तो उस साइनोवियल फ्लूइड को हमें प्रिक करके निकालना चाहिए, रेजर स्ट्रिंग से निकालना चाहिए। तो जब हम साइनोवियल फ्लूइड निकालेंगे तो साइनोवियल फ्लूइड्स में हमें कुछ क्रिस्टल्स से भी महसूस होंगे, तो उस क्रिस्टल्स को और उस सैंपल को हमें माइक्रोस्कोप, एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है, उस माइक्रोस्कोप से हमें ये चेक करना है कि उस पेशेंट्स में यूरिक एसिड का लेवल है कि नहीं है, जिससे कि हम ये डायग्नोज कर पाए कि पेशेंट्स को गाउट की कंडीशंस है या नहीं है, उसका हमें ट्रीटमेंट कैसा वाला करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें पेशेंट्स का जॉइंट का एक्सरे भी करवा लेना चाहिए। जॉइंट के एक्सरे करवाने से हमें एक्सरे कैसे देखना चाहिए, उसमें क्या है कि जब हम एक्सरे करवाते हैं जॉइंट का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, बट जो उसकी आउटर सरफेस होती है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाता है कि पेशेंट्स को गाउट का प्रॉब्लम है। और सम काइंड कंडीशंस में सीटी, एमआरआई ये सब करवाने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती, हमें इन्हीं कंडीशन से सारा डायग्नोज हो जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गाउट इज कॉल्ड अ वातरक डिजीज, और वातरक डिजीज में क्या है कि इस कंडीशंस पे वात भी एग्रीवेट हो गया और ब्लड भी टॉक्सिक हो गया, और इन्हीं कंडीशंस पे ही हमें एग्रीवेट होने के कारण ही हमारे सामने 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, जो नेमली डाइट, लाइफस्टाइल्स एंड सम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आज के टाइम पे हमने बहुत सारी चीजें हम गलत भी कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं क्लियर हो पाता, हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ये सब चीजें बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। सम टाइप ऑफ, जैसे कि टुडे वी हैव अडॉप्टेड अ ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग फूड आइटम्स व्हिच आर नॉट फ्रेशली कुक्ड।
लाइक हम लोग ऐसे ऐसे आइटम्स भी ले रहे हैं जो कि मार्केट में प्रिजर्वेटिव फूड्स के फॉर्म में हमें अवेलेबल भी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को हमें नहीं लेना। या सम टाइप हमें कुक फूड्स ज़्यादा एडवाइस करने चाहिए, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग रेड मीट, फिश या बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेने के कारण भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हायर होना शुरू हो जाता है। और ये कुक या अनकुक्ड फूड लेने के कारण भी हमारी बॉडी का वात दोष काफ़ी ज़्यादा एग्रेवेट फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। सम टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी चीज़ें भी लेना शुरू कर देते हैं, सम टाइप ऑफ कोल्ड थिंग्स, जो कि हमारे वात दोष को और ज़्यादा एग्रेवेट करता है। एंड सम टाइप ऑफ ड्राई फूड्स भी ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी का वात दोष एग्रेवेट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि सम टाइप ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण भी हमारी बॉडी में वात दोष एग्रेवेट कर जाता है, या हमारा ऑनगोइंग स्ट्रेस चल रहा है, या सम टाइप ऑफ पेशेंट्स करते क्या है, अगर कहीं बाहर है, आउटर पे है या पब्लिक पे कहीं मीटिंग्स वगैरह में, तो वो अपना यूरिन एंड स्टूल को काफी देर तक होल्ड कर लेते हैं, तो जिस वजह से भी हमारी बॉडी में वात दोष काफी एग्रेवेट हो जाता है। या नींद प्रॉपर ना आने के कारण या ओवरनाइट तक जागने के कारण भी वात दोष एग्रेवेट हो जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, जिससे कि हमारा जो वात दोष है वो एग्रेवेट ना हो पाए। तो देखिए, इन सब वात दोष के एग्रेवेट होने के कारण हमारा बेसिक सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है। अगर मेटाबॉलिज्म हमारा एक्यूरेट नहीं हो पाया, हमारी डाइजेशन पुअर हो गई, तो उसी से ही हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होती है। और जैसा कि आपको पता है, हम हर लेक्चर्स में भी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी जितनी भी डिजीजेस का सारा ओरिजिनेट फॉर्म है वो ऑल ओवर हमारा स्टमक है। अगर स्टमक का सिस्टम हमारा एक्यूरेट नहीं है, हमारी डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी मल्टीपल डिजीजेस को इन्वाइट कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल्स देती हूँ कि अगर आप अपना किचन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपना कोई गैस स्टोव पे हैं, आपने फ्लेम ब्लो करी है, उसके ऊपर कोई भी आपने टेंसिल्स रखा कुछ भी बनाने के लिए, कुक करने के लिए, तो साथ ही आपके किचन का फैन ऑन है, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी फ्लेम है इट विल बी गेट डिस्टर्ब, और वो आपका जो आपका फूड है वो अच्छी तरह से कुक नहीं हो पाएगा, तो इट विल बी ह्यूज टाइम, तो वो खाना कुक होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का सिस्टम है। अब हम खाना खा रहे हैं, हमने खाना अपना पेट में चला भी गया, तो हम ऊपर से कोई भी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ें खा रहे हैं या ड्राई फूड्स ले रहे हैं, तो हमारे स्टमक में जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पा रही। तो हमें अपनी डाइजेशन को प्रॉपर करने के लिए अपनी अग्नि को तीव्र करना पड़ेगा, और अग्नि को तीव्र करने के लिए हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्यूरेट होना चाहिए, हमारा डाइटरी इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल एक्यूरेट होना चाहिए, और थर्ड थिंग्स, बेसिक थिंग्स कि हमारे तीनों दोषस बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि वात, पित्त एंड कफ। जब ये तीनों दोषस हमारे बैलेंस्ड फॉर्म में होंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करेगी। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी जो ब्लड में बेसिकली जो यूरिक एसिड लेवल हाई क्यों हो जाता है, उसके क्या क्या रीजंस है। कि यूरिक एसिड तो नॉर्मली सबके बॉडी में होता भी है, जब हायर रेंज में चला जाता है, ब्लड में राइज हो जाता है, तो किस रीजन से होता है, तो हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी प्रिवेंशन है जिसको कि हमें करना चाहिए, जिससे कि हम यूरिक एसिड यानी कि गाउट जैसी प्रॉब्लम से अवेयर हो सके। देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट आ जाता है हाई प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा हायर क्वांटिटी में लेने के कारण हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो काफ़ी हाई रेंज में चला जाता है। अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो जैसे कि मिल्क प्रोटीन हो गया, या कुछ सम टाइप ऑफ पल्सेस हो गए, कॉटेज चीज़ हो गया, और मीट हो गया, एग्स हो गए, और एक्सेट्रा, इस सब के कारण लेने से हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का डाइट बहुत ज़्यादा हाई रेंज में चला जाता है। तो उस हाई रेंज में पहुंचने के कारण हमारी बॉडी का जो यूरिक एसिड लेवल है वो भी काफ़ी हायर स्टेज पे चला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेकेंड, सेल्स ब्रेकडाउन। सेल ब्रेकडाउन होने के कारण भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हाई रेंज में चला जाता है। और अगर हम सेल ब्रेकडाउन की बात करें तो देखिए, हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स है, और मल्टीपल सेल्स अपना काम भी करते हैं। अगर मल्टीपल सेल्स हमारे ब्रेकडाउन होने शुरू हो गए, वो किस रीजन से हो रहे हैं, मे बी ड्यू टू स्टारवेशन, फास्टिंग, reduced intake of food due to unavailability of desired foods items, trauma, या some type of surgical any हो, कोई आपके पेशेंट की सर्जरी चल रही हो, तो जिसमें कि हमारी बॉडी का जो फूड सिस्टम है वो काफ़ी गैप पीरियड में चला जाता है, उसकी बॉडी को मील्स प्रॉपर वे से नहीं मिल पाती, तो जिस कंडीशंस पे बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। जब बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है तो हमारी बॉडी के सेल्स ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। जब सेल्स ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं तो तब बॉडी का यूरिक एसिड का लेवल हायर होना शुरू होता है, यानी कि इंक्रीज स्टेज पे पहुंच जाता है। तो उस इंक्रीज स्टेज पहुंचने के कारण हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड हमारा जॉइंट्स में कलेक्ट हो जाता है और हमारे साइनोवियल फ्लूइड को डिस्टर्ब करता है, तो जिस कंडीशंस पे गाउट
जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है कि जो यूरिक एसिड का मेन एक्सक्रीट होने का कौन सा वे है। देखिए सबसे मेन एक्सक्रीट होने का वे है यूरिन और स्टूल। अब यूरिन और स्टूल एक ऐसा एक्सक्रीशंस है कि जिससे कि हमारा बॉडी का एक्सेस फॉर्म में जो यूरिक एसिड बन रहा है तो वो एक्सक्रीट करता है। अगर सम काइंड ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स या किडनी की कोई पेशेंट्स है तो उसमें क्या यूरिन की जो क्वांटिटी रहती है यानी कि यूरिन की जो एक्सक्रीशंस पावर रहती है वो बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशंस में पेशेंट्स का यूरिक एसिड लेवल काफ़ी हाई रेंज में पहुंचना शुरू हो जाता है। अनदर रीजन मे बी ड्यू टू सम टाइप ऑफ मेडिकेशंस, ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन होती है जो एंटी टीबी मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं, उसका भी इंटेक करने से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल हायर होना शुरू हो जाता है। और जो कार्डियक के पेशेंट्स होते हैं जो कि एस्पिरिन की जो मेडिसिन लेते हैं काफ़ी हायर रेंज में, उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी हायर रेंज पे जाना शुरू हो जाता है। या सम टाइप ऑफ डायूरेटिक मेडिसिन, जो डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं क्योंकि यूरिन को और ज़्यादा लाने के लिए, उस कंडीशंस पे भी हमारी बॉडी में यूरिक का एसिड लेवल काफ़ी हायर रेंज पे आना शुरू होता है। देखिए डायूरेटिक्स में क्या है कि अब आप पॉइंट्स देखेंगे कि डायूरेटिक तो ऑलरेडी यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे हैं बट वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से क्या है कि हमारे किडनीज पे ओवरलोड हो रहा है, उसको प्रेशराइज्ड हो रहा है कि वो अपना यूरिन एक्सक्रीट करे। तो उस कंडीशंस पे भी यूरिक एसिड लेवल काफी हायर रेंज में जाना शुरू हो जाता है। अब ये था हमारे कॉजेज, सिम्टम्स, प्रिवेंशंस। अब हमें इन सबसे बाहर कैसे आना है, हमें इस चीज का ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। देखिए ट्रीटमेंट लेने के लिए हमारे पास देखिए एलोपैथिक में अगर आप ऑलरेडी कई तरह के पेन किलर्स ले भी रहे होंगे और पेन किलर्स वगैरह ले रही है, एलोपैथिक ले रही है, दिस इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट अ सप्रेसिव थेरेपी। तो सप्रेसिव थेरेपी से क्या रहता है कि आप अपना जो पेन किलर्स ले रहे हैं तो फॉर टाइम बिंग आप बहुत अच्छा रिलीफ करेंगे और कुछ टाइम के लिए आप बेटर भी लगेगा कि हम बिल्कुल इस प्रॉब्लम से अवे हो गए कि हमें कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। बट लेटर ऑन स्टेज इनके दोबारा अक्रेंस होने के चांसेस वापस होते हैं कि ये रीअकर भी हो जाते हैं। और देखिए एलोपैथी में कई तरह की पेन किलर्स आती हैं और सबसे बेसिकली जो पेशेंट्स आज की जनरेशन में रूटीन में ले रहे हैं, नसैड्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एलोप्यूरिनोल की टैबलेट्स ले रहे हैं, कॉलिचिन्स की टैबलेट्स ले रहे हैं और प्रोबेनिसिड की टैबलेट्स ले रहे हैं। तो ये जस्ट टैबलेट ये जो भी है ये आपको सप्रेसिव थेरेपी है, ना कि आपका परमानेंट ट्रीटमेंट है। तो इन सब चीज़ों के भी ओवर यूज़ करने से भी आपके किडनीज पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। बिकॉज हम लोगों को क्या है कि कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि एक बार डॉक्टर ने अगर आपको प्रिस्क्राइब कर दिया है तो आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को रूटीन में यूज़ करना शुरू कर देते हैं, आपका वापस फॉलोअप नहीं रहता डॉक्टर्स के पास। तो जिस कंडीशंस पे क्या है कि कोई भी मेडिसिन है, देखिए हर एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स तो होता ही नो डाउट, बट हमें इसको किस वे में लेना चाहिए ये चीज़ें हमें क्लियर होनी बहुत नीडी है। हमें वापस डॉक्टर के साथ फॉलोअप लेना चाहिए कि इसकी डोसेज हमें कम करनी चाहिए या बढ़ानी चाहिए। बट आप कॉन्टिन्यूटी में एक ही डोसेज लेते जाते हैं कुछ मंथ्स, कुछ ईयरली, जो लेटर ऑन स्टेज आपको वापस ये कंडीशंस आनी शुरू हो जाती है। बट एज पर आयुर्वेदा मैं आपको ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा अवे करें और आयुर्वेदा के साथ टच हो जाएं। बट इफ यू वांट टू गेट अ परमानेंट सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ गाउट, देन यू वुड वंस अगेन नीड सीक टू हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक ऐसा रूट है आपके लिए जो कि आपको इस प्रॉब्लम से अवे कर सकता है, जिसको कि कंटिन्यूटी में लेने के कारण आपको रीअकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं कि वापस आपको इस तरह की कंडीशंस नहीं हो पाती। तो इस कंडीशंस पे क्या है कि आयुर्वेदा में बेसिकली हमारे पास कई तरह के से पेशेंट्स आते हैं गाउट में, तो हम उनका वस्ती ट्रीटमेंट करते हैं। वस्ती ट्रीटमेंट बेसिकली इट इज काइंड ऑफ एनीमा। हम लोग एनीमा करते हैं जिससे कि उसकी बॉडी के जितने ब्लड टॉक्सिक है, वात एग्रीवेट हो रखा हुआ है, उन सब चीज़ों को हम बैलेंस फॉर्म में करते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ द पंचकर्मा थेरेपी। और वस्ती ट्रीटमेंट में ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक है उन सब चीज़ों को आउट कर देती है, एक्सक्रीट कर देती है, जिससे कि आपका बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं प्रोसेस के साथ साथ हम आपकी डाइटरी लाइफस्टाइल्स, आपने इनटेक में क्या लेना है क्या नहीं लेना, वो भी सब चीज़ें हम अपने पेशेंट्स के साथ फॉलोअप में करते हैं। और ये जो पंचकर्मा का प्रोसेस रहता है ये मे भी कुछ डेज तक भी चलता है, कुछ मंथ्स तक भी चलता है, जिससे कि उस तरह के पेशेंट्स को गाउट का रीअकर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होने शुरू हो जाते हैं। सो माई रिकमेंडेशन टू द गाउट पेशेंट एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर इज दैट यू शुड मीट टू योर आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझसे ही ट्रीटमेंट लीजिए, आपके किसी भी लिंक में कोई भी आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, उनसे मिले, उनके साथ इस तरह के केसेस डिस्कस करके आपकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मेरे यहाँ से, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं।
और देखिए वस्ती की हम बात करें थे कि वस्ती में एनीमा का प्रोसेस रहता है क्योंकि जिसमें हम पेशेंट्स को प्रॉपर उसका वस्ती ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स का विरेचन भी उसको रिकमेंड करते हैं। विरेचन में क्या रहता है, कुछ सम टाइप ऑफ मेडिकेशंस रहती है जिसको इनटेक करने के लिए देते हैं, जिससे कि उसका काफी ज्यादा उसको विरेचन फॉर्म में उसका बॉडी का जो टॉक्सिक है वो बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू होता है थ्रू स्टूल। तो ये जो प्रोसेस रहते हैं ये आयुर्वेदा में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, बहुत हेल्दी भी रहते हैं, जिससे कि गाउट जैसी जो प्रॉब्लम है वो आपका परमानेंटली आप इस चीज़ से क्योर हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन कंडीशंस पे वाटर इनटेक हमें ज़्यादा करना है। वाटर इनटेक ज़्यादा करने से क्या है कि यूरिन से आपका बॉडी का जितना यूरिक का एसिड लेवल कलेक्ट हो रखा हुआ है तो वो वाया यूरिन आपका एक्सक्रीट कर जाएगा। बट जो किडनीज के पेशेंट्स हैं उनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनके लिए ओवर वाटर इनटेक करना उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है। जो भी केसेस है ये आप एक बार डिस्कस करने के बाद ही ये सब चीज़ें फॉलो करें। अगर आपको भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, इफ एनी टाइप ऑफ गाउट प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ आर्थराइटिस, तो आप मुझे मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपना गाउट का परमानेंटली ट्रीटमेंट बहुत इजीली ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी जो अपना लाइफ है वो बहुत अच्छा हेल्दी स्पेंड कर सकते हैं। थैंक यू।